नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात जांच के चक्रकाल में फंसे केजरीवाल की, जो गिरफ्तारी के डर से छटपटाने लगे हैं और अपनी ही जुबानी अपने राज खोल रहे हैं। फिर बात करेंगे हत्या के चक्रव्यूह में फंसे भगवंत मान की, जो चौतरफा घिरने के बाद बैकफुट पर आए और 40 वीआईपी लोगों की सुरक्षा को फिर से बहाल कर दिया। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे सुभाष चंद्रा की चक्रकाल में फंसे कांग्रेस की, जिसने चंद्रा की राज्यसभा उम्मीदवारी के बाद अब अपने ही विधायकों को नजरबंद कर दिया है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे मोदी के चक्रव्यूह में फंसी पीएफआई की, जिसके अकाउंट फ्रीज होने के बाद सारे काले कारनामे सामने आ गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात जांच की आंच में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो अपने मंत्री की गिरफ्तारी के बाद से अब छटपटाने लगे हैं और इसी छटपटाहट में अब केजरीवाल गलती कर बैठे हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब केजरीवाल को जांच की आंच उन तक पहुंचने का डर सता रहा है और अब अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान से कहीं ना कहीं इस बात को सच भी साबित कर दिया है। केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है कि सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। साथ ही यह भी कहा है कि पीएम मोदी से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि एक एक करके गिरफ्तारी ना करें, इससे दिल्ली के विकास का काम प्रभावित होता है। इससे अच्छा दिल्ली के सभी मंत्रियों और विधायकों को एक साथ अरेस्ट करके जांच करवा ली जाए। अब केजरीवाल जी से जरा ये पूछा जाए कि मनीष सिसोदिया का नाम तो अब तक कहीं लिया ही नहीं गया, तो फिर झूठे केस में फंसाने की साजिश तो दूर की बात है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मनीष सिसोदिया का ही केजरीवाल ने नाम क्यों लिया। क्या इनका भी कोई राज है जिसके बाहर आने से अरविंद केजरीवाल को नुकसान हो सकता है? और कौन सा विकास दिल्ली का रुक रहा है? केजरीवाल सरकार को केवल दिखावा ही तो करना होता है, जो पिछले कई सालों से वो करती भी आ रही है। अब आपके मंत्री और नेता काले कारनामे करते पकड़े जाएंगे तो जांच तो पूरी तरह से होगी ही, लेकिन ये बात भी है कि अब केजरीवाल को अपनी ही गिरफ्तारी का डर सता रहा है। मनीष सिसोदिया तो केवल एक बहाना है, असल वजह तो केजरीवाल को अपनी करतूतों को छुपाना है। इसीलिए अब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद इन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को गुमराह किया जाए और उनके मन में इस भावना को उत्पन्न किया जाए कि ये जो भी कार्रवाई हुई है वो बीजेपी की ओर से बदले की भावना से की गई है। यहाँ केजरीवाल अपनी ही बातों में फंसते चले जा रहे हैं, तो वहीं पंजाब में इस्तीफे के डर से भगवंत मान की सारी हेकड़ी बाहर निकल कर आ गई है। बड़े ही चौड़े में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में वीआईपी लोगों की सुरक्षा को वापस लिया था। ऐसे में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सुरक्षा को वापस लिए जाने का मुद्दा गर्माता चला गया, जिसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से लताड़ पड़ने के बाद मान को वो सुरक्षा लोगों को वापस करनी पड़ी। यानी कि अब भगवंत मान सरकार ने राज्य के कुल 40 वीआईपी लोगों की सुरक्षा को बहाल कर दिया है। इतना ही नहीं, जिन 424 लोगों की सुरक्षा को हटाया गया था, अब उन्हें भी सिक्योरिटी बहाल करने का फैसला लिया गया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर किसी की सुरक्षा को हटाना भी है तो पहले परिस्थितियों की सही समीक्षा की जाए, सभी पहलुओं पर मंथन हो, उसके बाद ही ऐसा कोई फैसला लिया जाए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान चाहे कितना भी मूसेवाला की मौत का शोक मना ले, लेकिन असलियत तो यही है कि पंजाब सरकार की वजह से ही आज सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई और मां बाप को अपना जवान बेटा खोना पड़ा। क्या इसकी जिम्मेदारी लेगी पंजाब की मान सरकार? क्या मूसेवाला को इंसाफ दिला पाएंगे? भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल सिद्धू मूसेवाला समेत कई वीआईपी लोगों की सुरक्षा पर कैंची चलाए जाने के समय सरकार ये तर्क दे रही थी कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जवानों की जरूरत थी। क्या हो गए जवान पूरे? हो गई कानून व्यवस्था सही? इसके बाद भी पंजाब में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला हो गया, पटियाला में हिंसा भड़क उठी, किसानों ने सड़कों पर आंदोलन करना शुरू कर दिया। बिना सब कुछ जाने उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को हटा दिया, जिसका खामियाजा सिंगर को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। ऐसे में अब जब इस्तीफे की बात आई, पंजाब पर राष्ट्रपति शासन लगने की मांग उठने लगी, तो सारी हेकड़ी बाहर आ गई। और यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि केजरीवाल ने राज्य एक ऐसे नेता के हाथ में सौंपा है जो खुद को संभालने के काबिल भी नहीं है।
अब यहां केजरीवाल की पार्टी दिल्ली और पंजाब दोनों में घिर चुकी है। वहीं कांग्रेस पर मुश्किलों का अंबार टूटता जा रहा है। कहीं नेता इस्तीफे दे रहे हैं तो कहीं विधायकों को खरीदे जाने का डर सताने लगा है। राजस्थान में 10 जून 2022 को होने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का एक सीट पर पेच फंस गया है, क्योंकि बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय मैदान में उतरे सुभाष चंद्रा ने इस गणित को उलझा दिया है। आशंका जताई जा रही है कि वो राज्यसभा के लिए कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार प्रमोद तिवारी के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। क्रॉस वोटिंग की आशंका से डरी कांग्रेस ने अब उदयपुर के होटल में विधायकों को रखने का फैसला किया है, जिससे उनके विधायकों को खरीदा ना जा सके और राज्यसभा चुनाव के लिए कोई परेशानी ना खड़ी हो। अब राज्य से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए कुल 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें कांग्रेस के 3, बीजेपी का 1 और 1 निर्दलीय उम्मीदवार यानी जी न्यूज के चेयरपर्सन सुभाष चंद्रा है। मतदान 10 जून को होगा। उससे पहले ही सभी विधायकों को उदयपुर पहुंचाने के लिए कहा गया था। कांग्रेस सरकार का समर्थन कर रहे निर्दलीय और अन्य विधायक भी उदयपुर में ही है और ये विधायक उदयपुर के उसी होटल में रुके हैं जहां पिछले महीने कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था। ऐसी ही स्थिति हरियाणा में भी बनी हुई है। हरियाणा में पिछली बार राज्यसभा की सीट का परिणाम हैरान करने वाला था, जिसमें इनेलो की तरफ से आर.के. आनंद तो निर्दलीय और भाजपा समर्थित सुभाष चंद्रा के बीच कड़ी टक्कर हुई थी। कांग्रेस के 16 वोट निरस्त होने की वजह से सुभाष चंद्रा को सीट पर जीत मिली थी। 2016 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायकों के पेन की स्याही बदले जाने की वजह से 16 वोट निरस्त हो गए थे और सुभाष चंद्रा जीत गए थे। ऐसे में इस बार सुभाष चंद्रा राजस्थान के रास्ते ऊपरी सदन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं पिछली बार की तरह कोई गलती ना हो, इसके लिए कांग्रेस आलाकमान ने सभी पार्टी विधायकों को दिल्ली तलब कर लिया है। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन को हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार भी बनाया है। माकन पर हरियाणा से बाहर का होने के भी आरोप लग रहे हैं। हालांकि जवाब में कांग्रेसियों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि कार्तिकेय शर्मा भी हरियाणा के नहीं हैं। बहरहाल हरियाणा के सभी विधायकों को राजस्थान के किसी रिजॉर्ट में इकट्ठा किया जा रहा है और जब तक चुनाव नहीं हो जाता उनका संपर्क दूसरे दलों के नेताओं के साथ पूर्ण रूप से काट दिए जाने की आशंका भी जताई गई है। कांग्रेस के साथ साथ देश में हो रही हर हिंसा के पीछे भूमिका निभाने वाले इस्लामिक संगठन पर भी ईडी का हंटर चल गया है। खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले पीएफआई के 33 बैंक अकाउंट्स को ईडी ने फ्रीज कर दिया है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। जिन अकाउंट्स को अटैच किया गया है उनमें पीएफआई के 23 और इसके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन आरआईएफ यानी रिहैब इंडिया फाउंडेशन के 10 बैंक अकाउंट्स हैं, जिनमें लगभग 68 लाख रुपए की राशि पाई गई है। अब पीएफआई के अधिकारियों को तलब किया जाएगा और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। अब इस मामले में ईडी का आरोप है कि इस राशि का इस्तेमाल पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों के लिए करता है, जिससे देश में इस्लामिक कट्टरता को फैलाया जाए और उसका माहौल खराब किया जा सके। क्योंकि ईडी की जांच से पता चला है कि 2009 से अब तक पीएफआई के खातों में 60 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। इसमें आधे से ज्यादा नकद में जमा किए गए। इसी तरह आरआईएफ के खातों में 2010 से अब तक 58 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। अब इतनी मोटी रकम कहां से आई, कैसे आई, कहां इसका इस्तेमाल किया गया, इसकी जांच शुरू होगी। वहीं अब ईडी ने जो कार्रवाई पीएफआई पर की है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईडी अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला है कि पीएफआई आपराधिक साजिश के तहत खाड़ी देशों यानी सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान और सबसे अहम बात चीन जैसे देशों में फैले अपने नेटवर्क के जरिए खुफिया तरीके से पैसा इकट्ठा कर रहा है, जिससे देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। इन देशों में फैले पीएफआई के नेटवर्क के जरिए इस संगठन को भारत में फंडिंग होती है और फिर उस फंडिंग को देश में हिंसा या फिर अपने गलत मंसूबों को अंजाम देने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ये बात कैपिटल टीवी शुरुआत से कहता आया है कि पीएफआई की ओर से की जा रही देश विरोधी गतिविधियों में कहीं ना कहीं चीन का हाथ है और आज इस बात का खुलासा भी ईडी की जांच के बाद हो गया है। अब इसमें पीएफआई कितना भी खुद को बेगुनाह कह दे, अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को नोटिस भेज दे या फिर अपनी हरकतों को छुपाने की कोशिश कर ले, मोदी का हंटर अब पीएफआई पर चल गया है, जिसके बाद भारत के कई राज्यों में तो पीएफआई बैन है ही। अब जांच के बाद बहुत जल्द ही पूरे देश में यह संगठन बैन होने वाला है। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।
मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल P, उत्तर प्रदेश।